हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में जो यूपीपीएससी की पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने की स्टार्ट किए हैं, उसमें आज हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है, यानी टॉपिक का जो नाम है वो है आपका प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना। आज हम लोग प्रस्तावना से संबंधित जितने भी सवाल आए हुए हैं यूपीपीएससी में 2024 तक, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो प्रस्तावना के सवालों को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो है प्रियम्बल के बारे में थोड़ा उसको समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग फिर आगे इनके सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रियम्बल की अगर बात की जाए स्टूडेंट, प्रियम्बल जो है, पहला पॉइंट तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो हमारे संविधान में कहाँ से बारो किया गया है या कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने सोर्स वाले जो लेक्चर था उसमें बता रखा हूँ। और प्रियम्बल की अगर भाषा की बात किया जाए, इसके लैंग्वेज की बात किया जाए, तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें, लैंग्वेज, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये कुछ बेसिक पॉइंट है, फैक्चुअल पॉइंट है। मैं उसको अभी यहीं पे आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर यहीं समझ आ जाएगा तो आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, अगर उससे संबंधित कोई भी सवाल आपको मिलेगा तो बहुत आसानी से आप उसको टैकल कर सकते हैं। प्रियम्बल की अगर बात करें तो इसे हम लोग, या हम लोग नहीं, इन द सेंस कि इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ओके। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रियम्बल इट इज नॉट जस्टिसिएबल, यानी इट इज नॉन जस्टिसिएबल। अभी आगे सवाल आएगा तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। अभी आप इतना समझिए कि जो प्रियम्बल होता है इट इज नॉट जस्टिसिएबल, या इसी को आप कह लीजिए कि नॉट इन्फोर्सिएबल। दोनों टर्म आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको एग्जाम में फ्रेम करके स्टेटमेंट के बेस पे इसको दे देगा। ओके, नॉट इन्फोर्सिएबल। ओके, ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि प्रियम्बल क्या होता है, तो इट इज अ समरी, इट इज अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसको कुछ लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अलग अलग नाम दिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला, ये बहुत ही रिनाउंड लॉयर थे अपने समय के। जब आज़ादी के समय की बात किया जाए तो उस समय ये बहुत ही पॉपुलर, इस देश के जाने माने वकील थे। इन्होंने प्रियम्बल की बात किया जाए तो इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्या कहा था? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, के एम मुंशी की अगर बात करें, के एम मुंशी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे। के एम मुंशी, जिसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर साहब। मैंने आपको बता दिया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, तो उसमें जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर साहब थे। इसके बाद 6 उसमें मेंबर थे। उन्हीं मेंबर में से एक थे आपके के एम मुंशी साहब। इन्होंने प्रियम्बल को पॉलिटिकल होरोस्कोप नाम दिया था। पॉलिटिकल होरोस्कोप। होरोस्कोप का मतलब होता है राशिफल, होरोस्कोप। ओके, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो इसमें अंबेडकर साहब थे, उन्होंने इसे मतलब सिर्फ प्रियम्बल को नहीं, पूरे संविधान को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पायस पेपर, यानी पवित्र पेपर के बारे में बात किया था। इसके अलावा उन्होंने सेक्रेट डॉक्यूमेंट कहा था। पूरे संविधान की बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ प्रियम्बल को। बी आर अम्बेडकर साहब पूरे संविधान को एक सेक्रेड, यानी बहुत ही पवित्र डॉक्यूमेंट की संज्ञा दी थी। ओके, प्रियम्बल की अगर बात किया जाए तो इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो बिल्कुल प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब है इट इज अमेंडेबल, इट इज अमेंडेबल। अमेंडेबल का मतलब है कि इसमें आप कुछ
चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब एक प्रोसेस के थ्रू होगा। ऐसा नहीं कि आपको सपना आया और सुबह उठे प्रेम्बल में कुछ नाम ऐड कर दिए या कुछ डिलीट कर दिए। एक प्रोसेस के थ्रू हमारे संविधान को अमेंड किया जा सकता है, उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है या उसमें से कुछ हटाया जा सकता है। तो इट इज़ अमेंडेबल, यानी इसमें अमेंड किया जा सकता है। ऐसे इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, इसमें कुछ घटाया जा सकता है। अभी तक अगर देखा जाए आज के समय तक, तो इसमें सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे जिसका नाम था सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। कब? 1976 में। ये कई बार आया है, मैंने आपको बता दिया है कि 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये कब आया था ये अमेंडमेंट एक्ट? ये आया था 1976 में। इसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे प्रेम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। उम्मीद करते हैं इतना कुछ बेसिक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम लोग संविधान कैसा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। संविधान इन द सेंस हमारा प्रेम्बल जो संविधान में है वो किस तरीके का है, कैसा लिखा गया, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा इस समय, यही हमारे संविधान का प्रेम्बल है, यानी यही प्रस्तावना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इसको यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। और बेसिकली आप सिंपली इतना समझिए कि इसमें जो कुछ टर्म है थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो PYQ सॉल्व करने का है। ओके, तो अगर प्रेम्बल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ शुरुआती ही एक लाइन लिखा हुआ है, उसे थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एंड टू, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, और डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। यानी इसके मतलब कहने का है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों यानी हमारे भारत में जितने भी लोग हैं, हम सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया जा रहा है। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात किया जा रहा है, या लिबर्टी की बात किया जा रहा है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी इक्वलिटी की बात किया जा रहा है। इसको प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता यानी फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है, अधिनियमित किया जा रहा है, इनेक्ट किया जा रहा है और आत्मसमर्पित किया जा रहा है, यानी अपने आप को दिया जा रहा है। ये हमारे प्रेम्बल में लिखा है। ये पूरी प्रेम्बल अगर देख पा रहे होंगे आप, तो ये लगभग आधे पेज का है और ये पूरा समरी है, हमारे संविधान की पूरी ये समरी है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा संविधान कैसा है, अगर उसको पूरा जानना है तो पूरा पढ़ने के बजाय उसको आप सिर्फ उसके प्रेम्बल को पढ़ लीजिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिखा है, क्या क्या निहित है, हमारा संविधान कैसा है, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ टर्म आपको देखने को मिलेंगे, इनके थोड़े से मतलब आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले जो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर आपसे कभी ये सवाल पूछे कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये चार्टर एक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन से लिया गया है। चार्टर्ड एक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन से लिया गया है। क्या लिया गया है? तो यही वाला इतनी लाइन दी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ध्यान देते रहिएगा, मैं आपको एक एक बारीकी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी अक्सर आपके एग्जाम में सवाल के रूप में फ्रेम किए जा सकते हैं। ओके, अगर कभी आपसे ये पूछे कि हमारे उद्देशिका, हमारे संविधान के प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, ये टर्म या ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर एक्ट से लिया गया है। ओके,
इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 5 टर्म आपको देखने को मिलेगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये पांचों शब्द के एक छोटे छोटे मतलब आप लोग समझ लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए कि प्रेम्बल में इन शब्द का मतलब क्या होता है। तो एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सॉवरेन की अगर हम लोग बात किया जाए तो इसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट। सोवरेन का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूं, आप लोग ध्यान देते जाइएगा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका मतलब ये है कि हम हमारे देश पे किसी बाहरी साम्राज्य या किसी बाहरी देश का कोई दबाव नहीं है, यानी हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। कहने का मतलब है कि हम टोटली फ्री हैं, जो हम चाहेंगे विलिंगफुली वो हम कर सकते हैं। किसी बाहरी देश या बाहरी राज्य, बाहरी गणराज्य के दबाव में हम आके कुछ दबाव के साथ इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। ओके, यानी सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट। ओके, सोशलिस्ट अगला टर्म है आपका, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट की अगर बात करें तो सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। और इसके अगर इसका मतलब समझने, इसका मतलब है आपका वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। उम्मीद करते हैं ये कलर आपको दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, आपको मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि वेलफेयर स्टेट, यानी कहने का मतलब है कि हर किसी के साथ इक्वल व्यवहार किया जाना है, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना है। यानी वेलफेयर स्टेट के सामने ऑब्लिक करके मैं लिख दे रहा हूँ, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। यानी इस देश में जितने भी लोग हैं, देसी या विदेशी, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ओके, सेक्युलर अगला टर्म है आपका, सेक्युलर। अगर सेक्युलर की बात किया जाए तो इसे बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, इनके हिंदी के मतलब को भी आप लोग समझते जाइएगा। सेक्युलर का मतलब अगर देखा जाए तो सेक्युलर का मतलब होता है स्टेट हैज नो रिलीजन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेट हैज नो रिलीजन। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में यानी भारत में किसी भी तरीके का कोई आप कह लीजिए धर्म नहीं है। यानी यहाँ पे हर किसी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, किसी के ऊपर किसी धर्म को आरोपित नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अपना जो इंडिया है एक सेक्युलर स्टेट है या सेक्युलर राज्य है। कहने का मतलब है कि हमारे देश में कोई एक धर्म नहीं है, यहाँ पे सभी धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने हिसाब से मान सकते हैं, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा। ओके, अगला टर्म अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्रात्मक, यानी यहाँ का जो भी लोग हैं वो अपनी स्वेच्छा से किसी को चुन सकते हैं। ओके, अगला टर्म है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। इसका मतलब होता है अगर हम लोग समझें कि हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड। यानी कहने का मतलब है कि स्टेट ऑफ, माफ कीजिएगा यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट में लिखना चाह रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। या रिपब्लिक, रिपब्लिक में बता रहा था, रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड। ओके, यानी हमारे देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमेशा इलेक्ट किया जाएगा। जैसे हमारे केस में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति महोदय या महोदया को हमेशा इलेक्ट किया जाता है। जब प्रेसिडेंट वाला टॉपिक आएगा तो हम लोग वहाँ पे डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनका इलेक्शन होता है। यहाँ पे सिंपली आप इस टर्म का मतलब समझिए, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हमारे देश का हेड है वो हमेशा इलेक्ट किया जाएगा। भारत के केस में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति यहाँ के हेड होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके नीचे लिखा हुआ है जस्टिस, फिर नीचे लिखा है लिबर्टी, फिर लिखा है इक्वालिटी एंड फाइनली लिखा है फ्रेटर्निटी। इनके मतलब की अगर हम लोग बात करें तो जो जस्टिस टर्म है, जस्टिस यानी जो न्याय का टर्म है, ये आपका लिया गया है यूएसएसआर के संविधान से। और हमारे देश में, हमारे प्रेम्बल में 3 तरीके की जस्टिस की बात की गई है। मैं एक एक करके हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपका।
आप यूँ समझिए कि जो जस्टिस है वो तीन तरीके का है, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस है। ओके, तीन तरीके का। एक सवाल आया हुआ है 2018 के पीसीएस में, उसमें यही पूछ लिया था कि हमारे संविधान में, हमारे प्रेम्बल में जस्टिस कितने तरीके का है, तो तीन तरीके का है जस्टिस। ओके, लिबर्टी की अगर हम लोग बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, तो लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, लिबर्टी ऑफ बिलीफ हो गया, फेथ हो गया एंड वर्शिप हो गया। यानी कहने का मतलब है पांच तरीके की लिबर्टी की बात कर रहा है हमारा प्रेम्बल। इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, तो दो तरीके का आपका इक्वालिटी हो गया। एंड फ्रेटर्निटी की बात करें तो फ्रेटर्निटी एक तरीके का है। ओके, तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारे जो संविधान में, हमारे प्रेम्बल में लिखा गया है, जस्टिस तीन तरीके का, लिबर्टी पांच तरीके का, इक्वालिटी दो तरीके का, फ्रेटर्निटी एक तरीके का। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपके पीवाईक्यूज में ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। मैं जस्ट एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ प्रियम्बल के बारे में, जिससे आपको आगे वाले सवाल सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, इसके बाद किया जाए तो एक यहाँ पे डेट दे रखा है कि 26 डे ऑफ नवंबर 1949। यहाँ पे मैं अलग से लिख दे रहा हूँ कि 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया था, हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक डेट और आपको ध्यान देना है, 26 जनवरी 1950। इस डेट को क्या हुआ था, तो हमारे संविधान को लागू किया गया था। दोनों डेट किसी भी हिसाब से आपके सामने सवाल बनकर आ सकते हैं, बस आपको फर्क इतना समझना है कि 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। ओके, ये हो गई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे इस प्रियम्बल के बारे में। एक पॉइंट और मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ उसको, कि हमारे संविधान में, ये हमारे प्रियम्बल में जो चीज़ें लिखी गई हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करके, आप समझ जाइएगा इस चीज़ को। जो ये सॉवरेन है, सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया एंड रिपब्लिक, अगर पूछा जाए आपसे कभी कि ये हमारे संविधान में किस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, तो हमारे प्रेम्बल में अगर देखा जाए तो बेसिकली ये आप कह लीजिए, ये हमारे प्रेम्बल या हमारे संविधान का नेचर है। यानी ये नेचर की बात करते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूं कि ये हमारे संविधान के नेचर के बारे में बात करते हैं। क्या क्या, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो पांच टर्म हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये टर्म इसलिए ध्यान रखना है कि यही हमारे संविधान के नेचर को डिफाइन करते हैं कि हमारा संविधान कैसा है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, मैं कलर को चेंज करके वापस हाईलाइट कर दे रहा हूँ, दो तीन टर्म आपको और यहाँ ध्यान देना है कि ये जो जस्टिस है, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, इन चार टर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये हमें ये बताते हैं कि हमारे संविधान का या हमारे प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव। ओके, ये हमारे संविधान या हमारे प्रियम्बल में जो लिखा गया है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव की बात करता है, ऑब्जेक्टिव। ओके, ये हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव की बात करता है। इतना आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो यूपीपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको आसानी होगी। और इतना अगर आप समझ पा रहे हैं तो आगे आने वाले एग्जाम में जो भी मतलब इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित होगा, मोर देन 90% आप सवाल को सॉल्व कर जाएंगे अगर आपको इतना समझ आ चुका है तो। अब हम लोग स्टूडेंट आज के सवाल के मतलब आज के लेक्चर के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं जितना भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया ये आपको समझ में आया होगा। अगले पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कहने का मतलब है कि प्रीएम्बल में जो कुछ लिखा गया है उसके मद्देनजर ये हमें जो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला क्या कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाई जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल, यानी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर कब 13 दिसंबर
1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पारित किया गया था, यानी कहने का मतलब पेश किया गया था इस संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, इसको संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसे सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया था। ये दोनों डेट अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा इस सवाल को। ओके, मैंने अभी सिंपली इतना बताया कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, इसे जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी जो संविधान सभा था उसके सामने पेश किया था। और 22 जनवरी 1947 को जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको सर्वसम्मति से अपना लिया था। बाद में चल करके यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है यही प्रस्तावना का या प्रियम्बल का आधार बना। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि इट इज नॉट जस्टिसेबल, या इसको अगर यहाँ पे इट इज नॉन इन्फोर्सेबल होता तब भी ये आपका स्टेटमेंट सही होता। ओके, ये पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बताते चल रहा हूँ जिससे आपको अगर एग्जाम में सवाल आए तो आपको टिक करने में आसानी हो। तो जो स्टेटमेंट 2 है ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी अभी मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में एक बार अमेंडमेंट किया गया है हमारे प्रियम्बल में और 3 शब्द को जोड़ा गया है। वो तीनों टर्म क्या क्या है मैंने आपको बता चुका हूं, मैं वापस लिख दे रहा हूं। वो तीनों टर्म थे आपके सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 टर्म संविधान के प्रियम्बल में जोड़े गए हैं बाद में। जब ये संविधान लिखा गया था ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये 3 जो टर्म हैं ये हमारे संविधान के प्रियम्बल में नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया है 1976 में। ओके, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो इट स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो ये अमेंडेड किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, इसका मतलब है कि ये चला गया और ये चला गया। या तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा या तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले स्टेटमेंट में देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब यह है कि यह कह रहा है कि यह संविधान के प्रावधानों को निरस्त नहीं कर सकता। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, यानी कहने का मतलब है कि 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट स्टेटमेंट मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ आया होगा। इसमें जो स्टेटमेंट 3 है अगर आप आसानी से पकड़ेंगे तो आपका जो आंसर होगा या तो ए में फंस जाएगा या तो बी में फंस जाएगा। और 1 और 2 दोनों में दे रखा है, इस वजह से आप 4 पे अगर आपको 4 पता भी नहीं है तो आप रिस्क लेंगे 50-50% का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हो सकता है कि या ये तो आंसर या तो सही मिलेगा या तो गलत मिलेगा। बस ये बेसिक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ओके, तो बेसिकली ये कह रहा है कि एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था जब ये 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। तो हमारा संविधान कैसा था? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहा है, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहा है, अ सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहा है, अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहा है। ये सवाल उम्मीद आई थिंक 2021 या 22 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछ रखा है और एग्जैक्ट यही सवाल उठाया था, एकदम सेम टू सेम सवाल उठा के कट पेस्ट कर दिया था। तो बेसिकली यूपीएससी भी कभी कभी सवाल रिपीट करता है। अगर ये सवाल जो बच्चा गलत किया होगा वो महापाप किया होगा, क्योंकि ये पीवाईक्यूज यूपीएससी जल्दी रिपीट नहीं करता है। अगर ऐसे इजी सवाल वो रिपीट किया और आप मिस कर गए तो आप महापाप करेंगे एग्जाम में। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको वहाँ पे 2 नंबर के एक सवाल होते हैं, 2 की जगह आप 2.66 नेगेटिव में चले जाएंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यही सवाल रिपीट किया था, तो इसका करेक्ट अगर आंसर देखा जाए तो सवाल आपसे ये कहना चाह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में क्या क्या था। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया था। ओके,
तो आप ये अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो जहां जहां ये शब्द होगा वो आप काटते चले जाइए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहा है, मे भी शायद ये सही हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहा है। तो सेकुलर यहाँ पे ऐड किया गया है, ये कब ऐड किया गया था? 1976 के दौरान ऐड किया गया है। पूछ कब करा है? 1950 का। तो सेकुलर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है कि इसको ऐड किया गया। ये तो नहीं होगा क्योंकि पूछा क्या है? एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब? 26 जनवरी 1950 का। यहाँ पे स्टेटमेंट 4 में क्या, ऑप्शन 4 में क्या दे रखा है? सोवरेन सोशलिस्ट को ऐड किया गया है, सेकुलर को तो ये भी चला गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्म जो हैं ये उस समय नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। तो उस समय क्या था? अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, यानी स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैंने आपको 5 टर्म बताया है, क्या क्या बताया है? सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये पांचों टर्म को एक ऑर्डर में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जब भी आएगा तो ऑर्डर में ही आएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक की बात कर रहा है। यहाँ पे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक की बात कर रहा है। डेमोक्रेटिक यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए कि सबसे पहले सोवरेन आएगा। सोवरेन जहां जहां सबसे पहले होगा वो आपका स्टेटमेंट होगा, बाकी तो रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये चला गया और ये चला गया, क्योंकि सोवरेन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, सोवरेन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं सोवरेन के बाद क्या है? सोशलिस्ट है। सोवरेन के बाद सोशलिस्ट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे सेकुलर जो तीसरे नंबर पे है इसको उल्टा कर दिया है, ओके, रिप्लेस कर दिया इस जगह को। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट आपका क्या होगा? सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक हो गया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया है। सेकुलर का मतलब क्या होता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट हैज नो रिलीजन, यानी देश में कोई भी आप कह लीजिए कि धर्म नहीं माना जाता। यानी यहाँ पे सभी लोग अपने अपने हिसाब से धर्म को मान सकते हैं, किसी के ऊपर दबाव नहीं दिया जाएगा। तो सवाल क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। फंडामेंटल राइट या प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों ने ये टर्म जो है प्रेम्बल में पढ़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म या एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम की बात करता है। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। फंडामेंटल राइट की अगर बात करें तो ये मूल अधिकार की बात करता है। बेसिकली जो मूल अधिकार है वो हमारे पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। फिर डीपीएसपी की अगर बात किया जाए तो डीपीएसपी हमारा आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, ये पार्ट 4 में है। ओके, इसका करेक्ट आंसर सेक्युलर किस सेक्युलर स्टेट हमारे संविधान में कहाँ पे मेंशन किया गया है, कौन सा बात करता है? तो प्रेम्बल हमारे संविधान में जो है वही बात करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 39th अमेंडमेंट या 41st, 42nd, 44। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि 42वें संविधान संशोधन के तहत एक बार ही प्रेम्बल में अभी तक संविधान संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। उसमें 3 टर्म जोड़े गए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट और एक और था इंटीग्रिटी। ओके, अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर या एश्योर ऑल इट्स सिटीजन। कहने का मतलब है कि संविधान का उद्देश्य अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा या आश्वासन प्रदान करता है। तो क्या क्या करता है अगर देखा जाए तो जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, बिल्कुल सही बात है। 3 तरीके का जस्टिस था, किस किस तरीके का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, एक और जस्टिस था पॉलिटिकल। इसके बाद क्या कह रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये सही है तो ये भी सही है। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात कर रहा है, तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बिल्कुल सही है, कि किसी की डिग्निटी को मेंटेन करना भी हमारे संविधान की एक हिस्सा है। तो कहने का मतलब है कि इसका चारों सही हो जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ दीज एबव, क्योंकि सभी इसके करेक्ट हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस
liberty, equality and fraternity in that order have been mentioned in the preamble of the constitution। मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि एक बार सवाल आया है 2018 में, और वो सवाल यही है, आ गया है। जस्टिस कितने तरीके का था, तो 3 तरीके का। लिबर्टी कितने तरीके का था, तो 5 तरीके का। इक्वलिटी कितने तरीके का था, तो 2 तरीके का। और फ्रेटर्निटी कितने तरीके का था, तो 1 तरीके का था। यानी कहने का मतलब है कि आपका ऑर्डर हो जाएगा 3 5 2 1, जहां पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 एक ही में है सबसे पहले, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं पे ये ऑर्डर दे रखा है। और किस किस तरीके का, तो जस्टिस की बात करें तो 3 कौन कौन सा था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी ऑफ थॉट था, एक्सप्रेशन था, बिलीफ था, फेथ था एंड वर्शिप था। और इक्वालिटी की बात करें तो 2 तरीके का था, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी की बात करें तो 1 तरीके का था। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। पॉलिटी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा ही फैक्चुअल नेचर का। अगर आप कॉन्सेप्ट इसके समझ गए तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन इंश्रिंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जस्टिस कितने तरीके का था, 3 तरीके का। कौन कौन सा था, तो सोशल, सोशल के अलावा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के अलावा और एक था सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये 3 तरीके की जस्टिस की बात कर रहा था कौन, हमारा प्रियम्बल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया कि स्टेट हैज नो रिलीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं, फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इंडिया हैज मनी रिलीजन्स, बात सही है कि ढेर सारे रिलीजन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्युलर की बात कर रहा हो। ओके, इसके बाद कह रहा है कि इंडियंस हैव रिलीजन फ्रीडम, ये भी बात सही है कि इंडियन के पास है, लेकिन ये सेक्युलर जो टर्म है इसके मतलब को नहीं दर्शा पा रहा है। तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी सही है, लेकिन ये हमारे सेक्युलर के स्टेटमेंट या सेक्युलर के मतलब को नहीं दर्शा पा रहा है। अगला कह रहा है कि देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ये बात सही है क्योंकि हमारे भारत में किसी भी रिलीजन को मान्यता नहीं दी गई है। यानी बेसिकली आप अगर कहें तो भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। ओके, भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, यही है सेक्युलर का असली मतलब। यानी राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान कहता है। लेकिन रियलिटी आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो बस हमें सवाल सॉल्व करना है, हमको उसके डीप थॉट में नहीं चले जाना है। हमारा सिंपल सा इतना मतलब है, हमारा लॉजिक इतना है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, उसमें पीएचडी नहीं करना है। तो सेक्युलर का क्या मतलब होता है कि भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। सॉवरेन मेंशन किया गया है तो किया गया है, डेमोक्रेटिक किया गया है तो किया गया है, सेकुलर किया गया तो इसको तो ऐड किया गया था, फेडरल किया गया तो नहीं किया गया। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। सवाल 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट की बात किया जाए तो लिबर्टी ऑफ थॉट की अगर हम लोग बात करें तो लिबर्टी ऑफ थॉट किया है, तो बिल्कुल किया है। लिबर्टी ऑफ थॉट किया है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन किया है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ किया है, लिबर्टी ऑफ फेथ किया है एंड फाइनली लिबर्टी ऑफ वर्शिप किया है। तो कौन सा नहीं किया है वही आपसे पूछा है। इकोनॉमिक लिबर्टी की अगर बात करें वो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का सोल यानी आत्मा माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी, प्रियम्बल जो है हमारे संविधान की आत्मा मानी जाती है। एक यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर कभी आपके सामने सवाल आए तो आप आसानी से इसको कर लें। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये एक फंडामेंटल राइट है और मेंशन कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल जो 32 है वो क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी आर्टिकल के तहत कोई भी इंसान रिट लेके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जा सकता है। ओके, तो बेसिकली जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इसको बी आर अम्बेडकर साहब जो थे उन्होंने इसे आप यूँ कहिए कि बी आर अम्बेडकर साहब इसे क्या कहे थे, इसे कहे थे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसको समझाने का सिंपली मेरा इतना ही मतलब है कि जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे बी आर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को कहा है। अगर आपसे सवाल ये पूछे, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो प्रियम्बल आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि बी आर अम्बेडकर द्वारा हमारे संविधान में हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, तब आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे कहने के मतलब को आप समझिएगा, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। ओके, तो मैं सिंपली इतना बताया कि बी आर अम्बेडकर साहब ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि आर्टिकल 32 है, ये इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ओके, तो सिंपली जब अगर आपसे सवाल पूछे बी आर अम्बेडकर साहब का नाम लेके, तब आपका आंसर डी हो जाएगा। अगर सिंपली आपसे पूछे कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रियम्बल हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले डिक्लेयर किया गया था कि प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का पार्ट नहीं है, तो किस केस में किया गया था, तो वो बेसिकली बेरुबारी केस में किया गया था, जो कि 1960 का एक केस है। बेरुबारी केस में भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने घोषणा किया कि प्रियम्बल जो है भारतीय संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले सवाल में ये पूछा कि किस केस के द्वारा ये बताया गया था कि प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट नहीं है। यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है कि प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट बना किस केस के द्वारा बना। तो एस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1994 का केस है। इसी केस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का अभिन्न अंग है, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोम्मई वर्सेस एस आर बोम्मई। पूरे केस का नाम है एस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है, ये ध्यान रखिएगा। इसी केस के द्वारा प्रियम्बल को भारतीय संविधान का पार्ट माना गया था। ओके, एक केस और आपको देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये ईयर भी आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं एग्जाम में ईयर पूछ लेता है कि केशवानंद भारती केस जो है किस ईयर में आया था, तो ये बेसिकली 1973 में आया था। इस केशवानंद भारती केस के मामले में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों की एक पीठ ने संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है उसकी रूपरेखा को प्रस्तुत किया था। यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन की बात करता है कौन, केशवानंद भारती केस। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया, और ये है आपका केशवानंद भारती केस।
यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कब आया था? तो 1973 में आया था। केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को भारतीय संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, एक हिस्सा माना था। मूल संरचना, मूल संरचना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन इन प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलेबोरेटेड इन, यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उल्लिखित आदर्शों और उद्देश्यों को आगे विस्तार से समझाया गया है। कहाँ कहाँ समझाया गया है? द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट, द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, या नोवेयर एल्स इन द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो बेसिकली जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों और उद्देश्यों को आगे विस्तार से समझाया गया है, वो हमारे फंडामेंटल राइट में समझाया गया है, हमारे डीपीएसपी में समझाया गया है, और इसके साथ साथ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी समझाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द प्रेम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कहने का मतलब है न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी, यानी महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। इसके अलावा स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द एम ऑफ गवर्नेंस, यानी शासन के उद्देश्यों का वर्णन करती है। या स्टेटमेंट 4 क्या कह रहे हैं? हेल्प्स टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान को न्यायिक अर्थ देने में सहायक है। तो ये चारों स्टेटमेंट जो हैं वो चारों सही हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी इसका ऑल अगर आंसर होता तो सही हो जाता। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, क्योंकि इसका ऑल ऑफ द एबव सही है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सभी सही ऑप्शन है इसके। तो आप इस सवाल को या तो गलत मान लीजिए, या मैं आपको बता दे रहा हूं इसके चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट इन चारों में से कौन सा है, वही सवाल आपसे पूछ रहा है। पहला क्या कह रहा है? सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में जो सामाजिक समानता है, सोशल इक्वालिटी का मतलब होता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की बात किया जाए तो हमारे संविधान में हमारे संविधान में बेसिकली सामाजिक समानता की गारंटी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, हमारे संविधान में सोशल इक्वालिटी की बात है और वो गारंटी भी करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है स्टेट में? ऑप्शन नंबर बी, सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री। ऐसा नहीं है, सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ये सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 जिसे बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारे संविधान में जो है वो इसको आप कह लीजिए कि एक हिसाब से इसको गारंटी प्रदान करता है, यानी हमारे संविधान में सामाजिक समता की गारंटी प्रदान करता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल भी अगर देखा जाए तो सोशल इक्वालिटी की बात करता है। जैसे सोशल जस्टिस हो गया, इसके साथ इक्वालिटी हो गया, तो ये भी प्रियम्बल जो है वो भी हमारे संविधान में बेसिकली अगर देखा जाए तो सोशल इक्वालिटी की बात करता है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका रीजन मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसमें जो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, वो भी हमारे सोशल इक्वालिटी को प्रदान करता है। इसके अलावा हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है वो भी सोशल इक्वालिटी की बात करता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये सीरीज भी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए ये आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ तक आप सभी लोग इस पूरे लेक्चर को देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के अच्छे अच्छे सवालों के साथ। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।